कंपनीज को हम जॉइंट स्टॉक कंपनी भी बोलते हैं क्योंकि इसमें लोगों ने मिलके पैसा लगा रखा होता है, तो इसको जॉइंट स्टॉक कंपनी भी कह सकते हैं हम। अब ये जो कंपनीज होती है इसके डिफरेंट टाइप्स होते हैं, ठीक है। फर्स्ट है हमारे पास अनलिमिटेड कंपनी अंडर सेक्शन 2 सब सेक्शन 92। ठीक है, तो इसका सेक्शन कौन सा है 2, और यहाँ पे जो ब्रैकेट में लिखा होता है उसको हम पढ़ते हैं सब सेक्शन, तो ये है सेक्शन 2 सब सेक्शन 92। अनलिमिटेड जैसा कि नाम से ही क्लियर हो जाता है, अनलिमिटेड का मतलब क्या है, जिसकी कोई लिमिट ना हो। तो अनलिमिटेड कंपनीज वो कंपनीज होती है जिसमें उनके मेंबर्स की, मतलब अगर हम बात करें उनके शेयर होल्डर्स की, तो यहाँ पे उनकी लायबिलिटी पे कोई भी लिमिट नहीं होती है। इन केस कंपनी को लॉस हो जाता है या कंपनी को वाइंड अप किया जा रहा है और उस टाइम पे कंपनी के पास उसकी लायबिलिटीज को पे करने के लिए सफिशिएंट अमाउंट की अवेलेबिलिटी नहीं है, तो वहाँ पे क्या किया जाएगा कि जो कंपनी के मेंबर्स होते हैं उनकी पर्सनल प्रॉपर्टी को यूज कर लिया जाएगा। मतलब इनकी लायबिलिटी पे क्योंकि लिमिट नहीं है, तो इनकी जो पर्सनल प्रॉपर्टीज होती है वो भी कंपनी के डेब्ट को क्लियर करने के लिए लायबल होती है। तो यहाँ पे क्या हो गया, अनलिमिटेड लायबिलिटी है, जिसकी वजह से उन सभी लोगों की जो लायबिलिटी है वो कैसी हो गई है, अनलिमिट, मतलब जिसकी कोई लिमिट नहीं रही है। बेसिकली अगर हम इंडिया की बात करते हैं तो इंडिया में अनलिमिटेड कंपनीज जो होती है वो देखने को नहीं मिलती है, क्योंकि हमारे एक्ट कंपनीज एक्ट 2013 के थ्रू इसको प्रोहिबिट किया गया और हमारे इंडिया में कोई भी कंपनी आपको अनलिमिटेड कंपनी नहीं मिलेगी। सेकेंड जो हम इसमें टाइप करते हैं वो है हमारे पास कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी। कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी अंडर सेक्शन 2 सब सेक्शन 21। यहाँ पे क्या था, मेंबर्स की जो लायबिलिटी थी वो अनलिमिटेड थी, मतलब अगर आपको कंपनी के डेब्ट्स को पे करना और कंपनी के पास पैसा नहीं है तो आपकी सारी पर्सनल प्रॉपर्टीज जो है वो लायबल है डेब्ट को पे करने के लिए। बट सेकंड केस या सेकंड टाइप की जो हमारे पास कंपनी है वो कौन सी है, कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी। मतलब जितनी आपने गारंटी दी होगी आप उतना अमाउंट पे करने के लिए लायबल होंगे, उससे ज़्यादा अमाउंट आपको पे करने की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। फॉर एग्जाम्पल मैं किसी भी कंपनी में शेयर होल्डर हूँ, मैंने 500 शेयर एट द रेट ₹100 ईच परचेज किए, ठीक है। ये सारे मतलब कैसे हैं, फुल्ली पेड है। तो मैंने क्या किया, 500 शेयर पे 100 रुपए के हिसाब से कितने रुपए पे कर दिए, 50,000 रुपए पे कर दिए। तो ये जो 50,000 रुपए मैंने पे कर दिए ये तो क्या थे, मेरे शेयर्स की वैल्यू थी या फिर मेरी कैपिटल थी जो कि मुझे लगानी थी उस कंपनी में एज एन इन्वेस्टमेंट। इसके अलावा मैंने कंपनी को गारंटी दी है कि अगर कंपनी का वाइंड अप किया जाता है और कंपनी के पास अमाउंट की कमी है तो उस सिचुएशन में मैं गारंटी देती हूँ कि मैं कंपनी को 10 लाख रुपीज पे करूंगी। तो मैंने क्या कर दिया, एक तरीके से गारंटी दे दी। इन केस कंपनी को वाइंड अप किया जा रहा है और उस टाइम पे कंपनी अपनी एक फाइनेंशियल स्टेबिलिटी की पोजीशन में नहीं है और कंपनी अपने डेब्ट को पे ऑफ करने में भी एबल नहीं है, तो उस सिचुएशन में वो क्या करेगी, मनी की डिमांड करेगी। तो यहाँ पे क्योंकि मैंने 10 लाख रुपीज तक की गारंटी दी थी और उन्हें अगर इतने रुपए की रिक्वायरमेंट है तो वो मेरे द्वारा दी गई गारंटेड अमाउंट की डिमांड मुझसे कर सकते हैं इजीली। तो यहाँ पे क्या हो गया, फर्स्ट केस से अगर हम कंपेयर करें तो यहाँ पे हमारी लायबिलिटी पे कम से कम कुछ तो लिमिट लगी। मैंने अगर 10 लाख बोला है तो मैं 10 लाख से ज़्यादा पे करने के लिए लायबल नहीं हूँ, लेकिन यहाँ पे क्या था कि अगर उनकी लायबिलिटी 50 लाख रुपए की है कि कंपनी को आउटसाइडर्स को 50 लाख रुपए देने हैं और मेरे पास 20 लाख की प्रॉपर्टी है, तो ये मेरी सारी की सारी प्रॉपर्टी ले सकती थी। बट यहाँ पे मैं 10 लाख रुपए पे करके अपना पीछा इजीली छुड़वा सकती हूँ कि ठीक है मैंने इतना ही आपसे प्रॉमिस किया था तो मैं इतना ही आपको पे करूँगी। नेक्स्ट हमारे पास जो कंपनी का टाइप है वो है कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स। एंड दिस कम्स अंडर सेक्शन 2 सब सेक्शन 22, ठीक है। तो कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स में क्या होता है कि लोगों ने या शेयर होल्डर्स ने कंपनी के जितने शेयर्स परचेज कर रखे हैं, ठीक है, वो सिर्फ उनकी पेड नॉमिनल वैल्यू या फेस वैल्यू जो होती है वो पे करने के लिए लायबल होते हैं।
उसके अलावा उनसे एक्स्ट्रा अमाउंट की डिमांड नहीं की जा सकती। जैसे अभी हम एक एग्जांपल ले रहे थे यहाँ 500 शेयर्स का, कि 500 शेयर्स ऑफ ₹100 ईच के हिसाब से मैंने क्या किया, कंपनी में इन्वेस्ट किया। यहाँ पे मैं एग्जांपल ले लेती हूँ कि मैंने 1000 शेयर्स लिए, 100 रुपीज़ का एक है, सॉरी एट द रेट ₹100 ईच एंड ₹60 पेड। ठीक है, तो मैंने 1000 शेयर लिए, एक शेयर की वैल्यू है कितने, 100 रुपये। तो मेरा जो टोटल अमाउंट कंपनी के टुवार्ड्स पेबल बनता है वो कितना होना चाहिए, 1 लाख। अब एक शेयर पे मैंने 60 रुपये वैल्यू पे कर दी, 1000 शेयर है, 60 के अकॉर्डिंग मैं ऑलरेडी पे कर चुकी हूँ, तो मैंने कितना पे कर दिया, 60,000। अब एक शेयर में देखो वेरिएशन अभी कितना बचा हुआ है, प्राइस 100 था, मैंने 60 पे किया तो 40 रुपये। ये अभी भी वो अमाउंट है जो कि कंपनी मुझसे डिमांड कर सकती है। और मैं किसकी बात कर रही हूँ, कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स की। तो यहाँ पे जो मेरे शेयर की नॉमिनल वैल्यू है, इसको कंप्लीट करने तक की मेरी लायबिलिटी बनती है, उसके बाद की मेरी कोई लायबिलिटी नहीं बनती। तो ये जो एक शेयर होगा उस पर 40 रुपये की पेमेंट करके, तो 1000 पे कितना बनेगा मेरा, 40,000 रुपीज़। 40,000 रुपीज़ मैं कंपनी को पे करूँगी, उसके बाद बेशक कंपनी के डेब्ट क्लियर हो या ना हो, मुझे इस बात से कोई मतलब नहीं है। मैं अपनी लायबिलिटी से रिलीव हो जाऊंगी, मेरी लायबिलिटी वहीं पे खत्म हो जाएगी जैसे ही मैं अपने बाकी के बचे हुए अमाउंट की पेमेंट शेयर के ऊपर कर देती हूँ। ठीक है, तो ये था हमारा तीसरा केस। फर्स्ट जो 2 केसेस हैं इसमें हमारे पास फर्दर इसका सब डिवीज़न नहीं होता है, और जो हमारे पास थर्ड केस है कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स, इसको हम फर्दर सेग्रीगेट करते हैं 3 डिफरेंट कंपनीज की फॉर्म में। तो फर्स्ट आता है हमारे पास इसमें प्राइवेट कंपनी। कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स and under this our first type of company is private company which comes under section 2 subsection 68। तो अब हम बात करते हैं कि प्राइवेट कंपनी होती क्या है। प्राइवेट कंपनी इज द कंपनी which is by its article of association। यहाँ पे ये चीज देखना, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन की हम बात कर रहे हैं। तो कोई भी कंपनी जिसे उसके आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के थ्रू कुछ प्रिविलेजेस मिलते हैं, हम बोल सकते हैं कुछ रिस्ट्रिक्शंस जिस पे इम्पोज की जाती है स्पेसिफिकली, उसको हम प्राइवेट कंपनी बोलेंगे। तो यहाँ पे जो हमारे पास फर्स्ट पॉइंट आता है वो क्या है, प्राइवेट कंपनी जो होती है इसमें रिस्ट्रिक्शन होती है। अब रिस्ट्रिक्शन होती है, बट किस चीज पे रिस्ट्रिक्शन होती है, रिस्ट्रिक्शन ऑन द ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स। ठीक है, 2 टाइप की अभी हमारे पास फर्दर जब हम पढ़ेंगे तो पढ़ेंगे कि जैसे प्राइवेट कंपनी होती है वैसे ही पब्लिक कंपनी भी होती है। तो पब्लिक कंपनी में हम क्या करते हैं, नॉर्मली कोई भी पब्लिक में से कोई भी पर्सन जाके और उस कंपनी के शेयर्स के लिए सब्सक्राइब कर सकता है, वो शेयर्स को परचेज कर सकता है। बट जो प्राइवेट कंपनी होती है, क्योंकि उसमें लिमिटेड नंबर ऑफ मेंबर्स होते हैं, तो ये क्या करते हैं कि रिस्ट्रिक्शंस इम्पोज कर देते हैं कि आप अपने शेयर्स को दूसरे बंदे को ट्रांसफर नहीं कर सकते, और अगर आप कुछ ट्रांसफर करना चाहो भी तो उसमें आपको स्पेसिफिक गाइडलाइंस को फॉलो करना पड़ता है। तो बेसिकली क्या होता है कि यहाँ पे जो ट्रांसफरेबिलिटी होती है वो रिस्ट्रिक्टेड होती है। नेक्स्ट जो हमारे पास इसकी एक और पॉइंट आता है वो है मेंबर्स के रिगार्डिंग। इसमें जो मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स होते हैं वो होते हैं 200। पहले क्या था कि जो प्राइवेट कंपनी थी जिसे हम अपने कंपनीज एक्ट 1956 के अंदर पढ़ते थे, वहाँ पे एक प्राइवेट कंपनी में मैक्सिमम 50 मेंबर्स हो सकते थे। बट यहाँ पे क्या किया, उस लिमिट को थोड़ा बढ़ा दिया गया, और अभी क्या है कि कम से कम आप 2 मेंबर्स होने चाहिए एक कंपनी को फ्रेम करने के लिए, और मैक्सिमम आप कितने रख सकते हो, 200 मेंबर्स रख सकते हो। तो यहाँ पे थोड़ी सी लिमिट को एक्सटेंड करके 200 कर दिया 50 से। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास जो एक पॉइंट आता है वो है कि आपके पास सिर्फ 200 मेंबर्स है जिसके थ्रू आपको मनी को रेज करना है।
तो यहाँ पे एक बात आ जाती है फिर से रिस्ट्रिक्शन की। रिस्ट्रिक्शन किस चीज पे? रिस्ट्रिक्शन ऑन इशूइंग प्रोस्पेक्टस टू पब्लिक। क्योंकि हम जनरल पब्लिक से पैसे को कलेक्ट नहीं कर सकते हैं, हमारे कुछ जो नॉन सोर्सेज होते हैं वहीं से हम पैसे को रेज करते हैं, तो इसलिए जो प्राइवेट कंपनीज होती है उसमें रिस्ट्रिक्शन इम्पोज कर दी जाती है कि आप पब्लिक के बीच एक प्रोस्पेक्टस का वाइड सर्कुलेशन नहीं कर सकते हो मनी को रेज करने के लिए। तो दो रिस्ट्रिक्शंस कौन सी है? एक कि आप शेयर्स को ट्रांसफर नहीं कर सकते, और दूसरी रिस्ट्रिक्शन कौन सी होगी हमारे पास कि आप पैसे को रेज करने के लिए अपनी जो नॉर्मल पब्लिक होती है उसमें प्रोस्पेक्टस को इशू नहीं कर सकते हो। फिर नेक्स्ट जो हमारे पास पॉइंट आता है इसमें वो है कि प्राइवेट कंपनीज जो होती हैं वो अपने नाम के बाद एक स्पेसिफिक वर्ड यूज करेगी, दैट इज प्राइवेट लिमिटेड। जैसे आपने कई कंपनीज के नाम के बाद देखा होगा पीवीटी एलटीडी, दिस स्टैंड्स फॉर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। ठीक है, तो ये जो हमारे पास वर्ड होता है इसको अपने नाम के पीछे लगाना मैंडेटरी होता है। जैसे कि मान लो एबीसी है, अगर ये एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है तो ये अपने नाम को कैसे लिखेगी? एबीसी प्राइवेट लिमिटेड। आगे कंपनी को लगाने के लिए कंपनी तो आती है, तो यहाँ पे इसको अपने नाम के साथ प्राइवेट लिमिटेड वर्ड को यूज करना मैंडेटरी होता है। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं इसी में सेकंड जो टाइप है कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स का, वो है पब्लिक कंपनी। इसका सेक्शन है सेक्शन 2 सब सेक्शन 71। तो पब्लिक कंपनी क्या होती है? कोई भी कंपनी जो कि प्राइवेट कंपनी नहीं है उसको सिंपली हम क्या बोलते हैं? पब्लिक कंपनी बोलते हैं। मतलब जहाँ पे आपके पास कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि आप अपने शेयर्स को ट्रांसफर नहीं कर सकते, आप इजीली अपने शेयर्स को ट्रांसफर कर सकते हो। आप पब्लिक से मनी को रेज करने के लिए फ्रीली अपने जो प्रोस्पेक्टस होते हैं उसको भी इशू कर सकते हो। फिर यहाँ पे हमारे पास मेंबर्स को लेके भी कोई भी लिमिट नहीं है, तो कोई भी ऐसी कंपनी जो कि प्राइवेट कंपनी नहीं है उसे हम क्या बोलते हैं? पब्लिक कंपनी बोलते हैं। ठीक है, और जो पब्लिक कंपनीज होती है उनके बाद में जो वर्ड यूज किया जाता है वो सिर्फ लिमिटेड होता है, मीन्स एलटीडी। ठीक है, इनको प्राइवेट लिमिटेड के लिए या पीवीटी एलटीडी लिखने की जरूरत नहीं है, ये सिंपली अपना लिखती है एलटीडी, दैट इज लिमिटेड। लिमिटेड इज फॉर कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स। ठीक है, तो ये थी हमारी पब्लिक कंपनी। अब हमने पढ़ ली कि हमारी प्राइवेट कंपनी क्या होती है, हमारी पब्लिक कंपनी क्या होती है, तो हम इसके डिफरेंसेस भी कवर कर लेते हैं एक बार। तो हम डिफरेंसेस करते हैं इसके। ये इधर लिखेंगे हम अपने प्राइवेट कंपनी और इधर आएंगे हमारी पब्लिक कंपनी, और यहाँ पे आएंगे हमारे पॉइंट्स ऑफ डिफरेंसेस जो है। तो सबसे पहला डिफरेंस हमारे पास आता है नंबर ऑफ मेंबर्स की वजह से। प्राइवेट कंपनी, जैसे कि हमने अभी अभी डिस्कस किया कि प्राइवेट कंपनी जो होती है उसमें 2 मेंबर्स से स्टार्टिंग हो जाती है, और मैक्सिमम जो लिमिट है हमारी प्राइवेट कंपनी में मेंबर्स की वो कितने हैं? 200 है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास मेंबर्स कितने हो सकते हैं? मिनिमम 2 एंड मैक्सिमम 200। ये तुम्हारे मिनिमम है, ये मैक्सिमम। पब्लिक कंपनीज जो होती है उन्हें रन करने के लिए एटलीस्ट 7 मेंबर्स होने मैंडेटरी है, मीन्स 7 क्या हो गई? मिनिमम लिमिट फॉर स्टार्टिंग अ पब्लिक कंपनी, एंड मैक्सिमम देयर इज नो लिमिट। मतलब कितने भी पर्सन एक पब्लिक कंपनी के मेंबर्स हो सकते हैं या उसके शेयर होल्डर्स हो सकते हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास इसमें एक डिफरेंस का पॉइंट है वो है इन्विटेशन टू पब्लिक। ये चीज़ भी जब हमने अपनी प्राइवेट कंपनी और पब्लिक कंपनी के बारे में पढ़ा तो हमने डिस्कस कर लिया है कि प्राइवेट कंपनीज जो होती है वो शेयर होल्डर से मनी को रेज करने के लिए इनविटेशन टू पब्लिक नहीं कर सकती, मतलब वो जो प्रोस्पेक्टस होता है वो पब्लिक को इशू नहीं कर सकती। तो इसमें क्या आएगा? कैन नॉट इनवाइट पब्लिक। ठीक है,
और क्योंकि पब्लिक कंपनी है तो इसमें तो किसी को भी इनवाइट किया जा सकता है, तो इसमें हम सिंपली क्या लिखेंगे, these type of companies can invite public, and we are writing it as can invite, but it may definitely will invite public for subscribing its shares. Next जो हमारे पास point है वो है preparation of articles. तो अभी जो हमने अपनी डेफिनेशन पढ़ी थी प्राइवेट कंपनी की, वहाँ पे मैंने वर्ड यूज़ किया था ना आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। तो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में ही कुछ चीज़ें होती है जो मेंशन की जाती है, जो ये बताती है कि वो कंपनी क्या है, प्राइवेट कंपनी है या पब्लिक कंपनी है। तो यहाँ पे जो प्राइवेट कंपनीज होती है इनके लिए आर्टिकल्स को तैयार करना क्या है, मैंडेटरी है। जबकि पब्लिक कंपनी की अगर हम बात करें तो यहाँ पे आर्टिकल्स को प्रिपेयर करना मैंडेटरी नहीं है। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया नॉट मैंडेटरी। इन केस अगर उन्होंने अपने आर्टिकल बनाए हैं देन वेल एंड गुड, अगर उन्होंने नहीं बनाए तो कोई बात नहीं है। जब उन्होंने आर्टिकल्स नहीं बनाए तो इसका मतलब है कि उन्होंने आर्टिकल्स को रजिस्टर भी नहीं करवाया होगा। तो उस टाइम पे हमारी टेबल एफ गिवन अंडर शेड्यूल 1 of Indian Companies Act 2013 will be applicable. मीन्स अगर किसी पब्लिक कंपनी के लिए आर्टिकल्स बनाने मैंडेटरी नहीं है तो हो सकता है वो ना भी बनाए, तो उस सिचुएशन में जब उसके पास आर्टिकल नहीं होते हैं तो हमारे शेड्यूल 1 की टेबल एफ के जो रूल्स होते हैं वो एप्लीकेबल होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो इसके डिफरेंस का पॉइंट है वो है ट्रांसफर ऑफ शेयर्स। पब्लिक कंपनी सॉरी प्राइवेट कंपनी जो होती है वो रिस्ट्रिक्टेड होती है, शेयर्स को ट्रांसफर नहीं कर सकती। तो इस पे क्या है, रिस्ट्रिक्शन है, यहाँ हम इसको लिख देते हैं रिस्ट्रिक्टेड। और यहाँ पे पब्लिक कंपनी जो होती है वो उसमें जो मेंबर्स होते हैं दे कैन फ्रीली ट्रांसफर देयर शेयर। तो फ्रीली ट्रांसफर ऑफ शेयर, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे जो हमारे पास डिफरेंस का पॉइंट आता है वो है नंबर ऑफ डायरेक्टर्स। एक प्राइवेट कंपनी में एटलीस्ट 2 डायरेक्टर्स होने मैंडेटरी हैं, मतलब कम से कम 2 डायरेक्टर्स का होना इसमें ज़रूरी होता है। लेकिन एक जो पब्लिक कंपनी होती है उसमें एटलीस्ट 3 डायरेक्टर्स होने जरूरी है, ठीक है। तो पब्लिक कंपनी के लिए कम से कम 3 डायरेक्टर और प्राइवेट कंपनी के लिए कम से कम 2 डायरेक्टर्स का होना मैंडेटरी होता है। नेक्स्ट जो हमारे पास पॉइंट है वो है स्टैट्यूटरी मीटिंग का। तो मैं ये ऊपर वाले पॉइंट्स क्लियर कर देती हूँ यहाँ से। स्टैट्यूटरी मीटिंग, प्राइवेट कंपनीज जो होती है उनके लिए स्टैट्यूटरी मीटिंग्स को कंडक्ट करना ज़रूरी नहीं है। और पब्लिक कंपनीज जो होती हैं उन्हें स्टैट्यूटरी मीटिंग्स कंडक्ट करना ज़रूरी होता है। और इसकी भी टाइम लिमिट होती है कि जब ये अपने बिजनेस को कमेंस करती है तो बिजनेस कमेंसमेंट का सर्टिफिकेट मिलने के 6 मंथ के अंदर अंदर इन्हें क्या करना पड़ेगा, स्टैट्यूटरी मीटिंग को होल्ड करना पड़ेगा। इसके अलावा लास्ट हमारे पास एक पॉइंट बचता है वो है यूज ऑफ वर्ड लिमिटेड। जो प्राइवेट कंपनीज होती है उसके लिए मैंने बताया था कि हम यूज करते हैं वर्ड प्राइवेट लिमिटेड, जिसको लिखा जाता है पीवीटी एलटीडी। एंड जो हमारी पब्लिक कंपनीज होती है उसके लिए हम वर्ड क्या यूज करते हैं, ओनली लिमिटेड। तो ये हमारे पास कुछ पॉइंट्स थे जो कि हमारे प्राइवेट कंपनी एंड पब्लिक कंपनी के डिफरेंस को रिप्रेजेंट करते हैं।